तो सोलो लेवलिंग सीजन 1 के बाद सोलो लेवलिंग सीजन 2 ने अपने हर एक एपिसोड के साथ एनिमे इंडस्ट्री के बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा है एंड कुछ केसेस में तो अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। तो इसी वजह से स्टोरी को जानना तो जरूरी है। तो वेलकम टू माय चैनल सीजन 2। एपिसोड की शुरुआत होती है जिनवू के लेट होने से, जब वो अपने बहन जिन्हा के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए स्कूल पहुंचता है। स्कूल में लड़के उसे देख के फिदा हो जाती है। टीचर उसे पूछती है कि क्या वो अपनी बहन को कभी हंटर बनने देगा, पर जिनवू साफ मना कर देता है। उसके बाद जिनवू अपने एक पुराने पार्टी मेंबर से मिलती है जो एक्चुअली उसकी बहन जिन्हा की दोस्त है। वो उसके साथ एक नए रेड में शामिल होता है। दूसरी तरफ वांग डोंगसो कोरिया लौटता है अपने भाई के बदले के लिए जिनवू को ढूंढने। रेड के दौरान जिनवू की टीम एक डंजन एंटर करती है, पर वो पोर्टल एक रेड गेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सब लोग एक बर्फीले जगह पे फंस जाते हैं जहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, डंजन को फिनिश करना या फिर बॉस मॉन्स्टर को मारना। अचानक आइस एल्व्स के हमले में एक हंटर की मौत हो जाती है और लीडर हंटर किम अपने अलग ग्रुप बनाता है जिनवू और कुछ हंटर्स को छोड़कर। किम का ग्रुप एक आइस बियर्स के साथ लड़ता है, जबकि जिनवू अकेले ही उनके टेरिटरी में घुसकर सारे बियर्स को खत्म कर देता है। जिनवू का ग्रुप बियर्स को पकाकर खाने लगता है, पर तभी बाहर वांग डोंगसो रेड गेट तक पहुंच जाता है और बाहर जिनवू को वेट करता है। अंदर जिनवू बियर्स के डेन में अपने शैडो आर्मी के साथ फाइट करता है। आर्मी जीत रही होती है, पर तभी बियर्स का लीडर एक ह्यूज और डेंजरस बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। बियर्स का लीडर आते ही शैडो आर्मी को तबाह कर देता है, पर जिनवू अपना टर्मक्रंट इग्रिस को बुलाता है। इग्रिस अपने वॉरियर स्टाइल में लीडर बियर का गला काटकर जिनवू के सामने रख देता है। दूसरी तरफ हंटर किम की टीम बिखरी हुई होती है और एक आइसविल उसके टीममेट के पीठ पे तलवार घोंप देता है, जिसे देख के किम अंदर से टूट जाता है और चिल्ला के भाग जाता है, जबकि आइसएल्व्स का राजा उन्हें ऊपर से देख ही रहा होता है। जिनवू अपने शैडो एक्सट्रैक्शन एबिलिटी से अराइज बोलता है और जितने वाइल्ड बियर्स को उसने मारा था उन सबको अपने शैडोज में बदल लेता है, साथ ही साथ उनके लीडर को भी। बाहर डोंगसुक को लगता है कि जिनवू अब तक मर चुका होगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये बात आता है कि एक ई रैंक हंटर व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ सी रैंक डंजन में क्यों आएगा। उसे शक होता है कि यहाँ पे कुछ तो झोल है। गुस्से में वो आन पर हमला करता है और बैग तभी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डोंगसुक को रोकने का ऑर्डर देता है। इसी बीच दोनों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने जा रहे होते हैं, तभी जिनचुल बीच में आके उस फाइट को रोक देता है। डोंगसुक को समझाते हुए जिनचुल कहता है कि जिनवू के अंदर अब तक पावर रिएक्ट नहीं हुआ है, लेकिन डोंगसुक फिर भी कहता है कि वो जिनवू को मारना चाहता है। दूसरी तरफ किमचुल भागते हुए जंगल से बाहर आता है और देखते है कि सामने सारे बियर्स मरे हुए हालत में हैं। वो सोचता है कि एक ई रैंक हंटर ऐसा नहीं कर सकता, शायद आइस एल्व्स भी यहाँ पे आ गए हैं, और वो फिर से भाग जाता है। जंगलों के बीच से जाते हुए उसे जिनवू का टीम दिखता है जो कैंप फायर करते हुए चाव से खाना खा रहे थे। उन्हें देख के किम भड़क उठता है और उन्हें मारने जाता है, पर तभी पीछे से जिनवू आके उसे किक मार के दूर फेंक देता है। तब जिनवू एक शॉकिंग रिवील करता है कि उसे पहले से पता है कि आइसएल्व्स छुप के बैठे हैं और उनके सामने ही है। तो आइसएल्व्स का लीडर बारुका खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए और अपने आर्मी का वाह गाकर जिनवू को इंटिमिडेट करने का कोशिश करता है, पर जिनवू उनमें से एक को मार देता है। बारुका कहता है कि वो लोग जिनवू को जाने देंगे अगर वो उसके टीममेट्स को आइसएल्व्स के हवाले कर दे, पर जिनवू अपने आर्मी को बाहर निकलता है और बारुका के साथ लड़ने लगता है। बारुका जिनवू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो जिनवू के शैडोज को मारते हुए जिनवू से लड़ने लगता है और वहाँ काफी देर तक और अमेजिंग फाइट होता है। एक तरफ जिनवू और बारुका लड़ते हैं और एक तरफ दोनों की आर्मी, पर फिर भी बारुका जिनवू को ओवरपावर करे जाता है। जिनवू अपने और भी शैडोज को बाहर लाता है, पर तभी पीछे हंटर किम जाग जाता है और गुस्से में जिनवू को मारने आता है, पर जिनवू इग्रिस के सहारे उसे मार डालता है और अराइज कह के उसको अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। इसके बाद तीनों मिलकर बारुका को ओवरपावर करते हैं। बारुका बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते, पर उसका वेपन जरूर टूट जाता है। आखिर में जिनवू एक ट्रैप सेट करता है और उस ट्रैप में फंसने के बाद हंटर किम का शैडो आयरन उसे मार मार के उसके बॉडी के चीथड़े कर देता है। डंजन का बैक गेट ओपन होता है और सब लोग बाहर आते हैं, पर बैक सर्वाइविंग मेंबर्स को देख के चौंक जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि हंटर किम मारा जाएगा और ई रैंक हंटर्स बच जाएंगे। बैक जिनवू को रोकते हुए धमकाता है कि उसने बाकियों के साथ क्या किया है। तब जिनवू अपना खराब मूड लेके कहता है जितनों को भी उसने बचाया है उसके बदले बैक को थैंक यू कहना चाहिए। ये समझ के बैक उसे थैंक यू कहता है और हमें पता चलता है कि जिनवू का मूड इसीलिए खराब है क्योंकि उसने बारुका को अपने शैडो आर्मी में नहीं ऐड कर पाया, पर बदले में उसे बारुका का वेपन मिल गया। अगले दिन जिनवू उसके नए टीममेट हानसोंग को लेके आता है, जिसे देख के जिन्हो शॉक हो जाता है, पर देन वो लोग अपने नए डंजन मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। जिनवू जिन्हो की मदद करता है एक डंजन रेड को कंप्लीट करने में। जिनवू के शैडो सोल्जर्स ज्यादातर काम खुद ही संभाल लेते हैं और जिन्हो ये सब देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। जिन्हो के पूछने पे जिनवू उसे अपने स्किल के बारे में बताता है, पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। रेड सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद और मैजिकल जेम्स कलेक्ट करने के बाद दोनों अपने प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन करते हैं। जिन्हो को अपनी खुद की गिल्ड बनाने के लिए 19 क्वेस्ट मिशन कंप्लीट करनी है और जिन्वू की मदद इसमें काफी जरूरी रही है, पर जिन्वू जिन्हो को बताता है कि कुछ टाइम के लिए वो अनअवेलेबल रहेगा। जिन्हो को लगता है कि उसके बड़े भाई की तरह जिन्हो भी उसे बोर हो गया है। देन जिन्हो को बताता है कि उसके लिए जिन्वू उसके अपने बड़े भाई से भी ज्यादा है। जिन्हो के सारी बातें सुन के जिन्वू जिन्हो को अपना छोटा भाई मान लेता है। इसी बीच एक मिस्टीरियस डंजन में संगिलवान नाम का एक शख्स बाहर आता है। वो ये क्लेम करता है कि वो 10 साल तक एक गेट के अंदर फंसा था और अब वो फ्री हो गया है, पर उसकी असली पहचान को लेकर लोगों के अंदर डाउट्स अभी भी होते हैं। यूएस अथॉरिटीज इस रैंक हंटर डोंगसुक को बुलाती है ताकि वो इस नए इंसान के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर पाए, क्योंकि यूएस अथॉरिटीज को लगता है कि शायद वो एक ह्यूमनॉइड बीस्ट हो सकता है। स्टोरी अब शिफ्ट होती है जिन्वू के डीमन कैसल डंजन पर, जो उसने पहली बार लेवल 20 पर फेस किया था। अब कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो अंदर जाता है जहाँ नए चैलेंजेस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक क्वेस्ट के अंदर उसे 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करनी होती है, जिसके वजह से वो अलग अलग फ्लोर्स पर जाता रहता है और हर बार एक इंटेंस बैटल शुरू होती है। रास्ते में जिन वो अपनी ग्रोथ को फील करता है जब वो पावरफुल डीमंस को इजीली हरा देता है और अपने आइस ब्लेड, जिसका नाम उसने टैंक रखा है, उसको समन करके अपनी मदद करता है ताकि वो अगले फ्लोर में जा सके। दूसरी तरफ जिन्हो अपने फादर के सामने उनके फैमिली गिल्ड का कंट्रोल लेने के बारे में बात करता है। रेजिस्टेंस के बावजूद जिन्हो ये पॉइंट रेज करता है कि उसके भाई का प्लान है एक आउटसाइडर को गिल्ड मास्टर बनाने का, पर ये प्लान डेंजरस हो सकता है। उसके फादर फाइनली जिन्हो के बात पर एग्री करते हैं, जिन्हो के बात को कंसीडर करने के लिए, पर वो एक शर्त रखते हैं। शर्त ये होता है कि जिन्हो को व्हाइट टाइगर गिल्ड के पहले उनके गिल्ड में रिक्रूट करना पड़ेगा। डीमन कैसल में वापस जिन्हो एक फ्लोर के बाद एक फ्लोर क्लियर करता है और धीरे धीरे वो फ्लोर 49 तक पहुंच जाता है। वो बीच बीच में अपना खाना भी खाता है और एनर्जी लेके फिर से लड़ने जाता है। उसका एनकाउंटर्स और ज्यादा डेंजरस हो जाता है जब वो 50th फ्लोर पर स्पेशली एक असुरा जैसे डीमन किंग वल्कन के साथ आमना सामना करता है। इस फाइट में जिन्हो की शैडो आर्मी की ग्रोइंग इंटेलिजेंस दिखाई देती है, पर वल्कन भी कम नहीं होता। वो अपना बड़ा शरीर लेकर भी बहुत तेज होता है, जिसके वजह से जिन्हो को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पर इन दी एंड जिन्हो तो जिन्हो है, वो अपना पावर और इंटेलिजेंस से उसे भी हरा देता है। एक और सब प्लॉट में चाह है इन रेड गेट्स और जेजू आइलैंड के मैजिक बिट्स के साथ हो रहे खतरनाक डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस करती है, पर गिल्ड एसोसिएशन इन इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट करने का फैसला करता है क्योंकि उन्हें सिटीजन में मास पैनिक का डर था। दूसरी तरफ डीमन कैसल के अपर फ्लोर पर जिन्हो बॉसेस के साथ लड़ाई करता है और उन्हें अपने ग्रोइंग पावर से चुटकियों में ही हरा देता है। देन वहाँ से जिन्हो पावरफुल आइटम्स एक्वायर करता है, लेकिन टेंशन तब और बढ़ता है जब टाइम कम होने लगता है और उसके सामने न्यू फ्लोर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता और ऊपर से सप्लाई भी खत्म हो गया था। तो इसी वजह से उसके माँ को बचाने के लिए वो 3 आइटम्स में 2 आइटम्स को लेकर वापस आने का फैसला करता है और वो वादा करता है कि नेक्स्ट बार वो पक्का 100th फ्लोर तक पहुंचेगा और अपने माँ के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ जरूर एक्वायर करेगा। इसी टाइम संगिल वान डोंगसुक के सामने एक शॉकिंग बात रिवील करता है। इंसानों को डंजन्स के बारे में जितना भी पता है वो सब बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी आने वाला है जो पूरी दुनिया को मिटा दे सकता है। साथ ही साथ डोंगसुक के पूछने पे वो ये भी बताता है कि वो जापान से है और उसका बेटा जिन्वू है। और इसी इंटरव्यू के दौरान डोंगसुक के साथ सांग का कॉन्फ्रंटेशन होता है जो एक डिवास्टेटिंग क्लैश में बदल जाता है, जहां डोंगसुक बिल्डिंग के टुकड़े के पास अधमरा हालत में गिरा हुआ होता है। इस बैटल में सांग की इमेंस पावर और उसका क्रिप्टिक मिशन दिखाई देता है। जिन्वू पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन उसका हंटर रैंक अभी भी ई है, जिससे वो हाई लेवल रेट्स में भाग नहीं ले सकता। इसलिए वो अपना रैंक का रीअसेसमेंट करवाने का फैसला करता है। असेसमेंट सेंटर पहुंचते ही वो देखता है कि कई हंटर्स अपने रैंक चेक करवा रहे हैं। जैसे ही वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है, मशीन एरर दिखाने लगती है। बार बार कोशिश करने के बावजूद मशीन उसे स्कैन नहीं कर पाती। सेंटर के चीफ खुद टेस्ट करने आते हैं और नतीजा निकलता है जिन्वू का पावर इतना ज्यादा है कि मशीन नाप ही नहीं पा रही है। वो अब इस देश का 10th एस रैंक हंटर बन चुका है। ये खबर तेजी से फैलती है। हंटर्स गिल्ड का हेड चोई खुद उसे गिल्ड में ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर जिन्वू उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो भी उसे मिलने आते हैं। वो समझते हैं कि अगर जिन्वू किसी बड़ी गिल्ड ज्वाइन करता है तो देश का पावर बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए वो उसे हंटर एसोसिएशन को एक छठी ताकत बनने का ऑफर देता है, एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड हंटर बनने का मौका। पर जिन्वू ये ऑफर नकार देता है क्योंकि वो बस एक ही चीज चाहता है और भी ताकतवर बनकर अपने माँ को बचाना। चेयरमैन गो इस जवाब से इंप्रेस्ड होते हैं और सोचते हैं कि अगर वो 10 साल छोटे होते तो खुद जिन्वू के साथ लड़ने उतर जाते। दूसरी तरफ डोंगसुक हॉस्पिटल में होश में आता है। वो याद करता है कि कैसे संगिल वान ने उसे ह्यूमिलिएशन दी थी और अब जब उसे पता चलता है कि संगिल वान अपने फैमिली के पास कोरिया जा रहा है तो वो बदला लेने का तय कर लेता है और इसके लिए वो पावरफुल मैजिक आर्टिफैक्ट्स का सहारा लेने का फैसला करता है। वो ऑनलाइन आर्टिफैक्ट्स मतलब मैजिकल गियर देखने लगता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। उसके पास एक रिंग होता है जो मैजिकल पावर को डबल कर देता है, जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हो सकता है, पर वो उसे बेच नहीं सकता क्योंकि लोग डाउट करेंगे एक ई रैंक हंटर को इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट्स कैसे मिला। उसे जल्दी पैसे कमाने के लिए कोई नया तरीका चाहिए था। तभी उसे पता चलता है कि एक माइनिंग टीम ए रैंक गेट में वर्कर्स ढूंढ रही है। ये मौका उसे बिना किसी शक के गेट के अंदर घुसने और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका देता है। वो तुरंत इसे ज्वाइन कर लेता है। गो और जिनचुल जिन्वू की पुरानी रिपोर्ट्स चेक करते हैं और समझते हैं कि उसने अपने माँ और बहन के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। गो को एहसास होता है कि जिन्वू एक आम इंसान नहीं बल्कि एक मुसीबत से ऊपर उठने वाला ताकत है। गेट के अंदर चोई जोंग इन और चाह इन पहले से ही मौजूद होते हैं। जोंग इन अपने पावरफुल मैजिक से इजीली मॉन्स्टर को खत्म करते हैं। माइनिंग टीम के साथ जिन्वू भी अंदर जाता है और जल्दी जल्दी क्रिस्टल माइंस करने लगता है। ब्रेक टाइम मिलते ही सब लंच करने चले जाता है और जिन्वू इस मौका का फायदा उठाकर डंजन बॉस तक पहुंचता है। वो सोचता है कि बॉस को पूरा नहीं मारना चाहिए वरना गिल्ड लॉस झेलेगा, लेकिन वो बस उसे हर्ट करके थोड़ा बहुत लेवल अप करने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी चाह इन पीछे से आ जाती है उसे रोकने के लिए। जिन्वू एक डेंजरस बॉस से लड़ने वाला होता है, लेकिन तभी चाह इन वहाँ आती है और जिन्वू बहाना मार देता है कि वो गलती से इधर आ गया है। चाह को जिन्वू के पास कोई बदबू महसूस नहीं होती बल्कि एक अच्छी सी सेंट फील होती है जो उसे काफी अजीब लगती है। जब वो उसका हंटर लाइसेंस देखती है और पता चलता है कि वो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है तो वो उसे वहाँ से चलने को कह देती है। जिन्वू भी एग्री करके वहाँ से चला जाता है। जिन्वू अपनी टीम के साथ लौट कर आता है जहाँ उसका बॉस उसे हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड मानता है और उसे एक दिन का और काम करने का ऑफर मिलता है क्योंकि अगले दिन ए रैंक और सी रैंक रेड मिशन दोनों एक साथ होने वाले होते हैं। जिन्वू पूछता है कि क्या हंटर्स गिल्ड भी इसमें इन्वॉल्व होगा और जब कंफर्मेशन मिलती है तो वो इस मिशन में शामिल होने का फैसला करता है। चाह इनको जिन्वू के बारे में कुछ अजीब लगता है। जब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि चोई जोंग ने भी उसके बारे में पूछा है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी सील्ड है। इसे उससे और भी शक होता है कि जिन्वू कोई नॉन
नॉर्मल हंटर तो नहीं हो सकता। अगले दिन ए रैंक डंजन खत्म होने के बाद जब जिनवू और सारे वर्कर्स लंच करते हैं तब सॉन की हुन जिनवू को पॉटर बनने का मौका देता है। तो जिनवू अब एक नई टीम के साथ एक डेंजरस सी रैंक डंजन में चला जाता है। वहाँ की मैजिकल एनर्जी उसे कुछ डिफरेंट लगती है, बिल्कुल पहले डबल डंजन की तरह। अचानक उन पर कई मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन हाई रैंक हंटर्स आसानी से उन्हें हरा देते हैं। इसी दौरान जिनवू नोटिस करता है कि मॉन्स्टर्स के गले में कॉलर है, जो ये दिखाता है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। जल्दी ही वहाँ पे हाई लेवल ऑर्क्स का एक बड़ा ग्रुप अटैक कर देता है और टीम मुश्किल में पड़ जाती है। हीलर हंटर्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक ऑर्क उस पर अटैक करने वाला होता है और उससे पहले कि वो किसी को मार दे जिनवू अचानक आके उस ऑर्क को मार देता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। जिनवू छुपकर सारे ऑर्क्स को कमजोर करने लगता है, जिससे टीम को फाइट जीतने में आसानी होती है। इसी के बीच एक मैजिक कास्टर हंटर ये समझ जाती है कि ये सब जिनवू की वजह से हो रहा है, लेकिन वो उसके पहचान को रिवील नहीं करती। और अब क्योंकि ये डंजन बहुत ही मुश्किल हो चुका है, टीम डंजन छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन टीम जब डंजन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि गेट पर एक हाई लेवल बैरियर लगा हुआ है। इसी दौरान उन्हें एक बहुत ही डेंजरस मैजिकल प्रेजेंस महसूस होती है। जल्दी ही उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक फैटल ट्रैप में फंस चुके हैं और उनके सामने एक मैसिव ऑर्क आर्मी खड़ी हुई है और उनमें से एक ऑर्क को कंट्रोल करके बॉस मॉन्स्टर उन्हें उनसे मिलने का ऑफर देते हैं। कोई और रास्ता ना होने की वजह से सब लोग मान जाते हैं और जब वो बॉस मॉन्स्टर के रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पे वो मॉन्स्टर अपने राजगद्दी पे बैठ के उनको वेलकम करता है और बताता है कि उसका नाम है कार्गल गन और वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। चाहे एन जिनवू के बारे में सोच रही होती है कि जिनवू एक ई रैंक हंटर है, फिर भी वो एक ए रैंक डंजन में क्यों गया है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तभी चाहे एन माइनिंग टीम के बॉस को बताती है कि वो डंजन के अंदर जा रही है। वो बॉस पूछता है कि क्यों, और चाहे एन कहती है कि कुछ पर्सनल काम है। बॉस उसे एक एक्स दे देता है तो चाहे एन एक्स लेके चली जाती है। दूसरी तरफ जिनवू और उसकी टीम को दिखाया जाता है। वो लोग हाई रैंक ऑर्क्स की आर्मी से घिरे हुए होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि अगर ये हाई लेवल ऑर्क्स बाहर आ जाए तो तबाही हो जाएगी। सॉन अपने मिशन के बारे में सोचता है कि उनका टारगेट डंजन बॉस को मारना है ताकि वो गेट क्लोज कर सके। पर तभी कार्गल गन अपने टेरिफाइंग प्रेजेंस और मैजिक ऑरा रिलीज करता है, जिससे सारे हंटर्स अपने पैंट में ही मूत देते हैं। आई मीन नॉट